बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है ये क्लास 10 की जो बायो की बुक है उसका पहला चैप्टर गैसियस एक्सचेंज, उसका ये टॉपिक है जिसका नाम है एयर पैसेज। एयर पैसेज तो एयर पैसेज वे एक ट्रैक है, या कह लें कि ये पैसेज वे का मतलब रास्ता, यानी हवा का रास्ता। यानी हवा हमारी बॉडी के अंदर कैसे एंटर होती है और कैसे बाहर आती है। हवा से मुराद ये है कि चूँकि हमारी बॉडी के हर एक सेल को रेस्पिरेशन के लिए, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, तो वो ऑक्सीजन हम सिर्फ ऑक्सीजन तो नहीं ले सकते। ज़ाहिर है पूरी की पूरी हवा यानी एयर हम लेते हैं, और एयर के अंदर आपको पता है 21% ऑक्सीजन होती है जो कि लंग्स में एब्जॉर्ब कर ली जाती है, हमारे ब्लड में चली जाती है, और ब्लड से फिर हमारे सेल्स और टिश्यूज़ में जाती है। और टिश्यूज़ और सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन के पर्पज़ के लिए, या रेस्पिरेशन जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, उसके पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं और फूड में मौजूद एनर्जी हासिल करते हैं। और इसके नतीजे में, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। जैसे कि आपने रेस्पिरेशन की जो इक्वेशन है उसमें पढ़ा होगा, मैं अभी लिख देता हूँ। ये देखें, फर्ज करें हमारे पास जो है एक फूड है, और फूड है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में से मैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट ले रहा हूँ जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। तो ये ग्लूकोज का फार्मूला है, और इसकी जब ऑक्सीडेशन होती है तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद जो एनर्जी होती है इसके स्पेशली CH बॉन्ड्स में, वो ऑक्सीजन की मदद से हासिल की जाती है। और इस पर्पज़ को सेलुलर रेस्पिरेशन ये सेल्स के अंदर होती है, यानी ये रेस्पिरेशन जो है सेल्स के अंदर होती है, और इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, वाटर प्रोड्यूस होता है, और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यानी ये सेलुलर रेस्पिरेशन हर हमारी बॉडी के सेल के अंदर ये हर वक्त होती है, क्योंकि इसमें हमारी बॉडी के लिए या टिश्यूज़ के लिए, सेल्स के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो इसी अमल से हासिल होती है। तो इसमें आपने देखा कि दो चीज़ें जो हैं कि ऑक्सीजन जो है वो यूज़ हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। तो दो चीज़ें कंटिन्यूसली हमारी बॉडी के अंदर यूज़ होती हैं, यानी ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर इन होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे सेल्स के अंदर पैदा होती है ये हमारी बॉडी से बाहर आती है। ठीक है, इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं, लेकिन ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। एक्सटर्नल से मुराद है कि हवा का हमारी बॉडी के अंदर जाना, यानी ऑक्सीजन का हमारे लंग्स के अंदर जाना, और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, इसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग भी कहते हैं। ये अमल जो है ये सेल्स के अंदर होता है, ये केमिकल रिएक्शन है। जबकि जो ब्रीदिंग है या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है ये एक मैकेनिकल रिएक्शन है। ये वाला रिएक्शन जो है जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं, ये रिएक्शन जो है ये सेल्स के अंदर होता है, और इसीलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। अब आए कि ये जो ऑक्सीजन है इसको हम हासिल कैसे करते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हम प्रोड्यूस करते हैं इसको हम बाहर कैसे निकालते हैं। इसका एक पैसेज वे है, यानी एक हवा का एक रास्ता है जिससे वो हवा हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है और बाहर आती है। इस रास्ते को हम एयर पैसेज वे कहते हैं। अब एयर पैसेज वे को देखते हैं, इसकी डायग्राम बना के कि एयर पैसेज वे क्या होता है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो हमारा जो एयर पैसेज वे है
तो हमारा जो एयर पैसेज वे है ये स्टार्ट होता है यहाँ से, जिसको हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं, यानी इनको हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं। नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल यानी ये जो हमारे सुराख हैं नाक के, इनको हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं। यहाँ से शुरू होती है, यानी जो एयर एंटर होती है वो पहले नॉस्ट्रल्स में एंटर होती है। नॉस्ट्रल्स से आगे चले जाएं तो यहाँ पे एक कैविटी, ये कैविटी जो है ये नेजल कैविटी कहलाती है। नेजल कैविटी, नेजल कैविटी। अब ये जो नेजल कैविटी है, आपको बताएं कि इसके दरमियान में एक सेप्टम है और इसको दो हिस्सों में डिवाइड, यानी दो नॉस्ट्रल्स बनते हैं, दो नॉस्ट्रल्स अंदर एंटर होते हैं और दरमियान में सेप्टम है। तो ये जो कैविटी है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के अंदर काफ़ी सारे बाल होते हैं, यानी हेयर होते हैं। अब यार नाक के अंदर जो है, जो नेजल कैविटी है, इसमें काफ़ी सारे बाल होते हैं, हेयर होते हैं। और ये हेयर जो होते हैं हवा के ज़रिए से एंटर होने वाले जितने डस्ट पार्टिकल्स हैं, बैक्टीरिया हैं या स्मोक पार्टिकल्स हैं, इसको ये ट्रैप कर लेते हैं, यानी ये एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद जैसे, और एक और बात है कि ये जो नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी की जो लाइनिंग है, यानी इसके अंदर की जो लाइनिंग है, इस पे जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं इसकी लाइनिंग के, ये म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, यानी जिसको आप बलगम कह लें, बलगम टाइप, यानी म्यूकस जो है ये नाक के अंदर जो रतूबत होती है इसको म्यूकस कहते हैं। तो ये म्यूकस है, म्यूकस से क्या होता है कि जो एयर के पार्ट, एयर को एक तो मदद मिलती है एयर को फिल्टर करने में, क्योंकि म्यूकस, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स और बैक्टीरिया म्यूकस में डिज़ोल्व हो जाते हैं या एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो म्यूकस होती है इसका टेम्परेचर जो होता है वो बॉडी टेम्परेचर जितना होता है, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो एयर बाहर से एंटर होती है अगर वो कूल है, यानी वो ज़्यादा ठंडी है, तो पहले उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ाया जाता है इस म्यूकस की मदद से, ताकि यानी वो बॉडी का जो टेम्परेचर है, हवा का टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर एक ही हो जाए। खैर, तो ये नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी के बाद यानी ये नेज़ल कैविटी एंड जहाँ पे होती है ये, तो यहाँ पे ये जो नेज़ल कैविटी एंड होती है तो उसका निचला वाला हिस्सा जो है ये वो हिस्सा होता है जहाँ पे ये है हमारी ओरल कैविटी, यानी इसके अंदर फर्ज करें ये हमारे दांत हैं ये, ठीक है, और इसमें हमारी टंग है, यानी ये हमारी ओरल कैविटी। ये क्या है? ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी या माउथ कह लें, ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी का जो अंदर वाला यानी हिस्सा है ये वाला, ये और ये जो नेज़ल कैविटी का, ये दोनों का ये जो हिस्सा होता है ये कॉमन होता है फॉर एयर एंड फॉर फूड। यानी अगर हम नाक को बंद भी कर लें तो सांस हम ले सकते हैं। कैसे? इस मुंह के जरिए से जो सांस जाएगा वो भी यहीं आएगा, वो भी इसी पॉइंट पे आएगा जिसको हम या फेरेंक्स कहते हैं। तो फेरेंक्स ये वाला हिस्सा जो है इसको हम फेरेंक्स कहते हैं। तो फेरेंक्स जो है, फेरिंक्स जो है ये फूड और ये जो एयर है यानी नाक से जो एयर आती है या मुंह से जो फूड आता है उसके लिए ये एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है यहाँ। अच्छा, उसके बाद ये जो फेरिंक्स है इसका जो फ्लोर है, कहने यहाँ पे इसके फ्लोर पे यानी ये एक तो ये जो फेरिंक्स है ये पीछे की तरफ, ये जो पीछे की तरफ है ये है इसोफेगस। ये क्या है? इसोफेगस। इसोफेगस यानी खाने की नाली। इसोफेगस जो है ये मुंह से जो खाने की नाली है ये, लेकिन जो सांस की नाली है वो उसके आगे है, यानी ये जो फेरिंक्स है ये आगे सांस की नाली में जाती है। सांस की नाली यहाँ से शुरू होती है जहाँ पे इसका पहला हिस्सा है, ये सांस की नाली का पहला हिस्सा जो है ये लेरिंक्स कहलाता है। लेरिंक्स यानी ये कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेज की बनी होती है, सॉफ्ट बोन से बनी होती है। और इसका जो ऊपर वाला सुराख है, ये वाला जो सुराख है इसको हम ग्लॉटिस कहते हैं, इसको हम ग्लॉटिस कहते हैं, ये जो सुराख है। और इसी सुराख के ऊपर
लिड है, इसी सुराख के ऊपर इस तरह से यानी एक लिड है। ये मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ ताकि आपकी आसानी के लिए। ये देखें, ये जो लिड है ये ढक्कन है। ये जो ढक्कन है इसके लेरिक्स के ऊपर इसको एपिग्लॉटिस कहते हैं, और ये जो सुराख है इसके नीचे इसको ग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस में आपको समझ आ गई। देखिए ग्लॉटिस जो है ये दरअसल इस लेरिक्स का ऊपर वाला सुराख है, और जबकि ये जो इसके ऊपर इस तरह से लिड की तरह से एक कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो लेरिंक्स है, ये जो लेरिंक्स है इसको वॉइस बॉक्स भी कहा, इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। वॉइस बॉक्स क्यों कहा जाता है कि क्योंकि इसी की वजह से हमारी आवाज़ निकलती है, प्रोड्यूस होती है। उसकी कैसे कि ये जो लेरिंक्स है ये राउंड स्ट्रक्चर है, यानी इस तरह से राउंड स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर वाले हिस्से में, इसके अंदर वाले हिस्से में दो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, यानी शीट, पतला कपड़े जैसा जो स्ट्रक्चर होता है उसको मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कहते हैं, शीट जैसा। वो इसके अंदर, और इसके अंदर की तरफ जो है ये शीट, और ये जो इसके अंदर शीट है इसको वोकल कॉर्ड कहा जाता है। वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड। ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं जब हम आवाज़ निकलती यानी आवाज़ एंटर होती है तो इससे ये वाइब्रेशन होती है, इनकी वाइब्रेशन होती है, और इनकी वाइब्रेशन से आवाज़ पैदा होती है। इसीलिए इसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है। वॉइस बॉक्स के नीचे जो है वो विंड पाइप यानी सांस की नाली शुरू हो जाती है, ये इस तरह से। तो ये जो विंड पाइप है, सांस की नाली है, ये कह लें कि इसके अंदर भी कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज के रिंग होते हैं, यानी इसमें कार्टिलेज के रिंग होते हैं, और ये कार्टिलेज के जो रिंग होते हैं ये ऐसे होते हैं सी शेप इस तरह से, यानी कि ये पूरे इस तरह से नहीं होते बल्कि इस तरह से सी शेप होते हैं। यानी इनका पर्पस क्या होता है कि ये जो सी शेप रिंग हैं कार्टिलेज के, ये इसको कोलैप्स नहीं होने देते। आपको पता है कि सांस की नाली एक ऐसी चीज़, अगर ये फ़र्ज़ करें ऐसे सिकुड़ जाए या ऐसे कोलैप्स हो जाए तो इंसान का सांस बंद हो जाए और वो उसी वक्त उसकी वफ़ात हो जाएगी। तो ये जो सी शेप रिंग हैं ये इसको कोलैप्स होने से बचाते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाएं कि ये जो ट्रेकिया, जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं और इसको ट्रेकिया भी कहते हैं, ये जो सांस की नाली है, ये जैसे ही हमारी थोरेसिक कैविटी यानी कि ये जो छाती यहाँ पे एंटर होती है तो यहाँ पे ये दो हिस्सों में डिवाइड होती है। ये जो दो हिस्से जब डिवाइड होते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड होती है, तो इनको क्या कहा जाता है, ब्रोंकाई। दोनों को ब्रोंकाई कहा जाता है, एक को ब्रोंकस कहा जाता है। अच्छा, ये ब्रोंकाई या ब्रोंकस जो हैं ये फर्दर डिवाइड होते हैं, ठीक है। ये जो फर्दर डिवाइड होते हैं तो इनको क्या कहा जाता है, ये जो छोटे स्ट्रक्चर हैं इनको क्या कहा जाता है, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, ब्रोंक्यूल्स। तो ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स ये फर्दर डिवाइड होते हैं। ब्रोंक्यूल्स जो हैं ये फर्दर डिवाइड होते हैं, और फर्दर जब डिवाइड होते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे आके ये एंड हो जाते हैं, यानी उसके बाद ये ब्रोंक्यूल्स जो हैं एंड हो जाते हैं। एंड जब होते हैं इसका, तो ये वाली जो डक्ट है जहाँ पे इसका एंड हो गया, यानी ये जो है यहाँ पे समय एंड, ये एंड जो है ये एल्वियोलर डक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, एल्वियोलर डक्ट कहलाता है, एल्वियोलर डक्ट। अब ये जो एल्वियोलर डक्ट है ये फर्दर आगे फिर डिवाइड होती है, यानी इस तरह से। और ये जो ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर हैं, यानी कि जो बंच लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो छोटे छोटे बॉल्स हैं, दे आर कॉल्ड एल्वियोलाई। एल्वियोलाई। अब ये जो एल्वियोलाई हैं ये बहुत ही बारीक और गेंद की तरह, जैसे टेनिस बॉल होता है, बिल्कुल अंदर से खाली होती है, और
ये वो जगह होती है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज, यानी जो एयर फर्ज करें यहाँ से जो एयर एंटर हुई, एंटर होने के बाद फेरेंक्स में, फेरेंक्स के बाद लेरेंक्स में, लेरेंक्स के बाद ट्रेकिया में, ट्रेकिया के बाद यहाँ पे जो ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद एंड यहाँ पे पहुँच गई, यानी एयर जो है वो यहाँ पे पहुँच जाती है। अब ये जब यहाँ पे पहुँच जाती है, मैं इसका थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर करके आपको बताता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये जो है फर्ज करें स्ट्रक्चर है इसका, यानी इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बड़ा करके बनाया है, इसका एल्वियोलस का या एल्वियोलाई। इसकी जो वॉल है ये सिंगल सेल पर मुश्तमिल होती है, सिंगल सेल पर मुश्तमिल होती है, इस तरह सिंगल सेल, ये एल्वियोलस सिंगल सेल पर मुश्तमिल होती है। और इसके बाहर जो है, यानी ये जो एल्वियोलस है ये सिंगल सेल पर मुश्तमिल होती है और इसके इर्द गिर्द कैपिलरीज होती हैं, इसके इर्द गिर्द कैपिलरीज होती हैं, इस तरह से इनके इर्द गिर्द कैपिलरीज होती हैं जिनमें ब्लड होता है, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड कहाँ से आ रहा है, हार्ट के जो क्या लें जो राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से ये जो पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए से ब्लड यहाँ पे आ रहा है इसमें लंग्स में, यानी पल्मोनरी आर्टरी जो है ये कहाँ से आ रही है, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से आ रही है, लंग से, हार्ट से। हार्ट का जो राइट वेंट्रिकल है, जब वहाँ से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कहाँ पे आता है, लंग्स में, ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में आता है, क्योंकि वहाँ पे डीऑक्सीजन में भी। आपको यहाँ से थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि ये फर्ज करें हार्ट है, हार्ट के 4 चैम्बर, ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, और ये है राइट वेंट्रिकल, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए ब्लड जब पंप होता है इन दोनों वेंट्रिकल से, तो यहाँ से जो ब्लड पंप होता है ये कहाँ पे जाता है, ये है पल्मोनरी आर्टरी, और इसके जरिए से ब्लड दोनों लंग्स में जाता है, ये लंग्स, ठीक, ये दोनों लंग्स के अंदर ब्लड जा रहा है, ठीक है, दोनों लंग्स। मेरा ख्याल ऊपर चला गया, इसको मैं चले, मैं इसको मिटाना पड़ेगा, मैं इसको मिटा ही दे ताकि आपको समझ आए। तो यानी ये आखिरी पार्ट है जिसको हम एल्वियोलस कहते हैं। ये फर्ज करें हमारे पास हार्ट है, और हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से ब्लड जब, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में आता है, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी के जरिए, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से ये दोनों लंग्स में चला जाता है, यानी एक लंग यहाँ पे है और एक लंग यहाँ, ठीक। यानी ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे गया है, ये यहाँ पे पहले आर्टरियोल्स, आर्टरियोल्स के बाद यानी ये जो है कैपिलरीज, यानी इन कैपिलरीज में ब्लड आता है। ये कैपिलरीज जो हैं इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है अपनी कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर भेजेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होके एल्वियोलस में आ जाएगी, और एल्वियोलस से ऑक्सीजन जो है वो इन कैपिलरीज के अंदर चली जाएगी, इन कैपिलरीज के अंदर। और तो ये ब्लड जो है ये कौन अब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेट हो जाएगा, इसके अंदर ऑक्सीजन चले जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन ये इसके अंदर एब्जॉर्ब होगी, और इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन एल्वियोलस में या एल्वियोलाई में आ जाएगी। अब यहाँ पे यानी ये जो लंग्स हैं, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में शामिल हो गई, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो दोबारा कहाँ आएगा, यहाँ। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहाँ पे आएगा, पल्मोनरी वेन के जरिए से इस लेफ्ट एट्रियम में आएगा।
और यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में और यहाँ से फिर पूरी बॉडी में। तो कहने का बताने का मकसद ये है कि ये जो एल्वियोलाई हैं, यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी ब्लड के अंदर इन कैपिलरीज के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो एल्वियोलस के अंदर आ जाती है, और एल्वियोलस के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो जो है इन एल्वियोलस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे नाक के ज़रिए से बाहर आ जाती है। तो ये है एयर पैसेज वे कि किस तरीके से एयर एंटर होती है हमारे लंग्स में, और किस तरह से उसकी ऑक्सीजनेशन होती है, और किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। तो ये वो पैसेज है जिसमें जैसे एयर हमारी बॉडी में एंटर होती है और बाहर आती है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि ये मैट्रिक लेवल का था, इतना इसमें डिटेल नहीं है, पर फिर भी मैंने ट्राई की है कि आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ जाए। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ आपको ना समझ आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको जो है लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। इस पैंडेमिक में, यानी अगर टीचर्स आपको अवेलेबल नहीं हैं स्कूल में, तो आपके लिए ये बेहतरीन मौका है कि आप घर बैठे जो है ये लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ अगर आपको जो है कंफ्यूजिंग लगे तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइए, ताकि इसको इम्प्रूव भी किया जा सकता है, और ये जो टॉपिक है इसको दोबारा भी डिस्कस किया जा सकता है। सो इट्स नॉट अ मैटर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।